अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास से घंटी के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर खैरुद्दीन बारबरूसा, एक दिलचस्प और तारीखी उलूल अंगेज नोवेल। एपिसोड नंबर 6। बारबरूसा, मेरे अजीज भाई, पहले तो मैं और हफ्सी दोनों अफ्रीका की सरजमीनों पर दोबारा अपने कदम जमाने और अपनी ताकत और कुव्वत मजबूत और मुस्तहकम करने पर तुम्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही तुम्हारे सामने कुछ खदशात भी पेश करते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि तुमने अपने इलाके वापस ले लिए हैं और वहां अपने कदम भी जमा लिए हैं, लेकिन यहाँ जो हिस्पानिया का हुक्मरान और सिपह सालार मोनगीट है वो आराम से नहीं बैठेगा। वो पहले ही हरकत में आया हुआ है। अफ्रीका की जो कुव्वतें उसकी हिमायत और मदद पर आमदा है उनके साथ वो साजबाज कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द तुम्हारे खिलाफ जंग की तरह डालेगा। मुझे और बर्बरों के सुल्तान को इस बात की भी खुशी है कि तुम रात की तारीकी में हिस्पानिया वालों के जजीरे पिनून पर हमलावर हुए और वहां से तुमने अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए बहुत कुछ हासिल किया। मैं समझता हूँ ये तुम्हारी बेहतरीन ज़र्ब है कि एक ही रात में न सिर्फ ये कि तुमने पिनून को उथल पुथल करके रख दिया, बल्कि मोनगीट की तवज्जो पिनून की तरफ करके उसकी गैर मौजूदगी में अपने इलाकों पर भी कब्जा कर लिया है। अब इस मौके पर मैं तुमसे कहूंगा कि यहाँ अपनी ताकत और कुव्वत को इतना मजबूत और मुस्तहकम करो कि अफ्रीका की सरजमीनों में तुमसे टकराने वाली कुव्वतों की हालत ऐसे हो जिस तरह समुद्र की मौजें साहिली चट्टानों से टकरा टकरा कर वापस लौट जाने पर मजबूर हो जाती है। यहाँ तक कहने के बाद अब्दुल अजीज रुका, फिर बड़ी अकीदत से वो बारबरूसा की तरफ देखते हुए कह रहा था, मेरे अजीज, जहां तक मेरा और हफ्सी का ताल्लुक है तो हम तुम्हारे साथ हैं। जब भी दुश्मन कुव्वतें तुम्हारे साथ टकराने की इब्तिदा करेंगी, मैं और हफ्सी पहले ही अपने अपने असाकर लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। हम चाहते हैं कि हिस्पानिया वालों को इन सरजमीनों से निकाल दिया जाए और यहाँ तुर्कों का बेहतरीन और मुस्तहकम मुस्तकिर बनाया जाए। हिस्पानिया वालों ने पहले ही मुसलमानों को हिस्पानिया से निकाल बाहर किया है। अगर वो हिस्पानिया से निकलकर अफ्रीका की सरजमीनों पर भी काबिज हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये मुसलमानों की इससे बढ़कर कोई बदबख्ती और बेहिम्मती की कोई बात ही नहीं हो सकती। मेरे अपने कबीले की हालत यह है कि वो 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। कबीले के दूसरे सरदार अहमद इब्न काजी ने कुछ लोगों को लालच देकर अपने साथ मिला रखा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अनकरीब मैं सुगरा कबाइल को मुत्तहद और एक करने में कामयाब हो जाऊंगा। मैं और हफ्सी इस मौके पर आपको ये यकीन दिलाने के लिए आए हैं कि अफ्रीका की सरजमीनों में मैं, मेरे भाई, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हालात बुरे हो या अच्छे, हमारे हक में हो या मुखालिफ, हर मौके पर छाती तान कर तुम्हारा साथ देंगे और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर तुम्हारी हिमायत और तुम्हारी मदद करेंगे। अब्दुल अजीज के इन अल्फाज पर जहां खैरुद्दीन बारबरूसा के सारे सालार खुशी का इजहार कर रहे, वहां खैरुद्दीन के चेहरे पर भी हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। अब्दुल अजीज की उसने पीठ थपथपाई, फिर कहने लगा, अब्दुल अजीज, मेरी पूरी कोशिश होगी कि हिस्पानिया वालों को अफ्रीका की सरजमीन से निकाल बाहर करें। खैरुद्दीन बारबरूसा यही तक कहने पाया था कि अब्दुल अजीज के बजाय इस बार बर्बरों का सुल्तान हफ्सी बोल उठा, बारबरूसा, मेरे अजीज, एक और खतरा भी हमारे सरों पर मंडला रहा है। मोनगीट की सरबराही में जो ताकतें और कुव्वतें मुत्तहिद हैं, उनके खिलाफ कामयाबी हासिल करके उन्हें मार भगाने में कामयाब हो जाते हैं, तब भी एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सरों पर लहराएगा और इस खतरे को रोकने के लिए भी हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। खैरुद्दीन ने बड़े गौर से हफ्सी की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरे मोहतरम, आपका इशारा किस खतरे की तरफ है? बर्बरों के सुल्तान हफ्सी ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, खैरुद्दीन, मेरे अजीज, अगर हम तीनों कुव्वतें मिलकर अफ्रीका की इन सरजमीनों में मोनगीट और उसके हवारियों को शिकस्त देकर पसपा होने पर मजबूर कर दें तो हमारे लिए इससे भी बड़ा खतरा उठ खड़ा होगा और वह हिस्पानिया का बादशाह चार्लिस की तरफ से होगा। अगर चार्लिस अपनी सारी ताकत और कुव्वत के साथ समुंदर में
अपने बहरी बेड़े को हरकत में लाए, इसकी इस अंधी कुव्वत के सामने बंद बांधने में कामयाब होंगे। यहाँ तक कहने के बाद बर्बरों का हुक्मरान हफ्सी रुका, फिर अपने सिलसिले कलाम को बढ़ा रहा था। बारबरूसा, तुम भी जानते हो और हम भी इससे आगाह हैं कि तुर्कों के पास इस वक्त कोई बड़ा बहरी बेड़ा नहीं है। तुर्कों के पास इस वक्त कोई बड़ा बहरी बेड़ा नहीं है जिसे हरकत में लाकर यूरोप की ताकतों का मुकाबला किया जा सके। लिहाजा इस मौके पर मैं ये कहूंगा कि जो भी कदम उठाया जाए सोच समझकर उठाया जाए। बहरहाल मैं अपनी तरफ से भी तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जो भी तुम फैसला करोगे हम तुम्हारे हर फैसले की तायीद करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर यूरोपीय कुव्वतों को यहाँ से भगाने में मददगार और मुआविन साबित होंगे। जहाँ तक चार्लिस का ताल्लुक है, वो इंतहाई मुताअस्सिब किस्म का नसरानी हुक्मरान है। तुम जानते हो कि तख्त नशीनी के वक्त उस चार्लिस ने कसम खाई थी वो किसी शख्स को तर्क मजहब पर मजबूर नहीं करेगा, लेकिन पाए रूम ने उसे इस कसम से आजाद कर दिया। अब इसी चार्लिस ने अपने अहद को तोड़ते हुए हिस्पानिया के अंदर मुसलमानों का नाता बंद कर रखा है और इसके मजालिम और सितमगरी की आग का शिकार है। हफ्सी जब खामोश हुआ तब उसकी तरफ देखते हुए हल्की हल्की मुस्कुराहट में बारबरूसा कहने लगा, मोहतरम हफ्सी, जो कुछ तुमने कहा है इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन हम हर कुव्वत से टकराएंगे। और फिर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर चार्लिस ने हिस्पानिया की सारी कुव्वत को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहा, तब भी हम समुद्र के अंदर सीना सुपुर होकर उसके सामने आएंगे। दुश्मन पर जर्ब लगाने के लिए जो हमने पहला लाए अमल तय करना है वो कुछ इस तरह है कि फिलहाल अफ्रीका के अंदर जो हिस्पानिया की ताकत है उसे मैं नजरअंदाज करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम ट्यूनिस के हाकिम मौलाए हस्सान के खिलाफ हरकत में आए और उसे अपनी जर्ब का निशाना बनाए, इसलिए कि हस्सान वो पहला शख्स है जो सबसे बढ़ चढ़कर हिस्पानिया वालों का साथ दे रहा है। अगर हम उसकी इस इलाकों पर काबिज हो जाते हैं तो न सिर्फ ये कि हमारे लश्करियों की तादाद काफी हो जाएगी, बल्कि एक वसी इलाके हमारे मातहत हो जाएंगे और हम अपनी अस्करी और बहरी कुव्वत को मजीद मुस्तहकम और मजबूत करके बेहतर बंदरगाहों में लंगर अंदाज कर सकेंगे। बारबरूसा की इस तजवीज से बर्बरों के सुल्तान हफ्सी और सुगरा कबाइल के सरदार अब्दुल अजीज ने इत्तेफाक किया था। फिर तीनों ने बड़ी राजदारी के साथ ट्यूनिस के हुक्मरान हस्सान पर हमलावर होने के लिए अपना लाए अमल को आखिरी शक्ल दे दी थी। फिर वो इस बहरी जहाज से निकलने ही वाले थे कि एक छोटी सी कश्ती बहरी जहाज के करीब आ गई। उसमें से तीन आदमी निकलकर जहाज में दाखिल हुए। खैरुद्दीन बारबरूसा, अब्दुल अजीज, सुल्तान हफ्सी और खैरुद्दीन बारबरूसा के सारे सालारों ने उनका इस्तकबाल किया। आने वाले उन जवानों में से कोई खैरुद्दीन बारबरूसा को मुखातब करते हुए कुछ कहना ही चाहता था कि खैरुद्दीन ने उन्हें मुखातब करने में पहल की। मेरे अजीजों, क्या तुम हमारे लिए कोई अच्छी खबर लेकर आए हो? खैरुद्दीन बारबरूसा का अंदाजा बताता था कि वो जो तीनों जवान आए हैं वो उसके अपने आदमी या मुखबिर थे। खैरुद्दीन के पूछने पर उनमें से एक बोल पड़ा, अमीर, हम अच्छी खबर ही लेकर आए हैं। हिस्पानिया में अरब सरदार काब बिन आमिर और साद बिन सलामा ने कुछ बेबस और मजलूम मुसलमानों को साहिली समुंदर पर माहीगीरों की झोपड़ियों में जमा कर रखा है। अब वो चाहते हैं कि आप उन्हें निकालने का एहतमाम करें। खैरुद्दीन बारबरूसा के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। फिर हसन करसू की तरफ देखते हुए वो कहने लगा, हसन करसू, मेरे अजीज भाई, मैं चाहूंगा कि जिस मुहिम को अभी थोड़ी देर हमने आखिरी शक्ल दी है, इस मुहिम से पहले तुम और काका दोनों हिस्पानिया के साहिल पर जमा होने वाले मजलूम मुसलमानों को वहां से निकालने का एहतमाम करना। इसके लिए तुम्हें मुनासिब जहाज और कश्तियां मुहैया की जाएगी। खैरुद्दीन बारबरूसा रुका, उसके बाद वो सिलसिला कलाम जारी रखे हुए था। हसन करसू और काका, जो कुछ अब मैं कहने लगा हूँ गौर से सुनना। ट्यूनिस पर हमलावर होने का जो लाए अमल तय किया है वो तुम सुन चुके हो और ये मुहिम हमारे लिए बड़ी अहमियत बल्कि जिंदगी और मौत का मामला है। इस मुहिम को मेरे खुदावंद ने चाहा तो हर सूरत में कामयाब और कामरान बनाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि हसन करसू, तुम और काका दोनों हिस्पानिया की तरफ रवाना हो जाओ। मैं चाहूंगा कि आने वाली शब को तुम्हें हिस्पानिया के साहिल पर होना चाहिए और मुनासिब वक्त पर उन बेबस मुसलमानों को लेकर तुम अपने जहाजों और कश्तियों को लेकर कोच कर जाना। इस काम में ताखिर पसंद नहीं करूंगा, इसलिए कि ट्यूनिस की मुहिम से पहले हिस्पानिया के मुसलमानों को निकालने में मुझे दो तरह की मदद मिलेगी। अव्वल ये कि ट्यूनिस की मुहिम में तुम दोनों की जरूरत महसूस करूंगा। दुआ में कि जिन मुसलमानों को हिस्पानिया से निकालकर अफ्रीका लाया जाएगा, यकीनन उनमें जवान मर्द भी होंगे। वो चूंकि अहले हिस्पानिया से नाला और उनसे इंतकाम लेने पर तुले हुए हों,
लिहाजा ऐसे लोगों को माकूल मुआवजे पर हम अपने लश्कर में शामिल करेंगे और आने वाली जंगों और मुहिमों में वो हमारे लिए इंतहा दर्जे के सूदमंद साबित होंगे। अब बताओ इस सिलसिले में तुम क्या कहते हो। खैरुद्दीन बारबरूसा रुका तो लम्हे भर के लिए काकाद और हसन करसू ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर हसन करसू कहने लगा, अमीर आप हमसे क्यों पूछते हैं? जब आपने ये फैसला कर दिया है कि मुझे और काकाद को तीनश की मुहिम शुरू करने से पहले हस्पानिया से मुसलमानों को निकालना है तो फिर यह फैसला आखिरी है। खुदावंद ने चाहा तो मैं और काकाद आज ही इस मुहिम पर रवाना होंगे और आपके लिए अच्छी खबर लेकर आएंगे। कहतानी कबीले का सरदार काब बिन आमिर एक रोज अपनी दोनों बेटियों माज और नाबिल, बेटे मुगीरा बिन काब और बीवी मैसूना के साथ सुबह का खाना खाकर फारिग हुआ। तब मुगीरा बिन काब अपनी दोनों बहनों माज और नाबिल की तरफ देखते हुए कहने लगा, आज मैं तुम दोनों के साथ घुड़दौड़ के लिए नहीं जा सकूंगा, तुम दोनों बिसीत के साथ चली जाओ। इस पर कमरे से निकलने के लिए माज और नाबिल दोनों उठी थी कि अपने सामने बैठे अपने बाप को मुखातब करके मुगीरा बिन काब कहने लगा, पेदर मोहतरम, आज रात हमारी हवेली में हलचल कैसी थी? मैं तो उस वक्त सोचा था कि मैंने एक बार इरादा किया तो क्या था कि उठकर देखूं कि क्या मामला है और आपसे मिलूं, लेकिन मुझे नींद आ रही थी, लिहाजा मैं सो गया। जवाब में काब बिन आमिर अपने बेटे मुगीरा बिन काब को मुखातब करके कहने लगा, मेरे बेटे, अफ्रीका से कुछ मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए थे, वो थोड़ी देर हमारी हवेली में ठहरे, उन्हीं की वजह से तुम्हें वो हलचल महसूस हुई होगी, फिर वो चले गए। मुगीरा बिन काब ने जुस्तजू के अंदाज में पूछा, अफ्रीका के साहिल से हमारे पास कौन आए थे? क्या हमारे वहां कुछ जानने वाले हैं? इस पर काब बिन आमिर फिर अपने बेटे को मुखातब करके कहने लगा, मेरे बेटे, अफ्रीका से हमारे यहाँ रात के वक्त खैरुद्दीन बारबरूसा के दो अहम साथी हसन करसू और काकाद आए थे। हसन करसू का नाम सुनकर मास चौंकी थी, उसके कदम रुक गए। दरवाजे की तरफ बढ़ने के बजाय वो मुड़ी थी, फिर अपने भाई और बाप के करीब आ खड़ी हुई थी। उसके ऐसा करने पर उसकी बड़ी बहन नाबिल भी उसके पास आ खड़ी हुई। फिर मास बड़ी जुस्तजू और बड़ी कुरेद के अंदाज में अपने बाप को मुखातब करके कहने लगी, पेदर मोहतरम, आपने कहा कि रात के वक्त हमारी हवेली में खैरुद्दीन बारबरूसा के साथियों में से हसन करसू और कागाद आए थे। मुस्कुराते हुए काब बिन आमिर ने अपनी बेटी की तरफ देखा, फिर कहने लगा, हाँ बेटी, वो दोनों आए थे। शायद शिकायत और शिकवे भरे अंदाज में मास कहने लगी, बाबा, खैरुद्दीन बारबरूसा के दो आदमी यहाँ आए और आपने हमें बताया ही नहीं। बाबा, वो ऐसे लोग हैं जिनसे मिलना भी एक सादत है। काश आपने हमें जगा दिया होता और हम उनसे मिलते। क्या इस वक्त वो हमारी हवेली में ठहरे हुए हैं? काब बिन आमिर संजीदा हो गया, कहने लगा, मेरी बेटी, मैंने तो उनसे बहुत कहा कि वो हमारी हवेली में क़याम करे, मुझे खिदमत का मौका दे, लेकिन वो दोनों नहीं माने। हमारी बस्ती का चरवाहा मंजर बिन जुबैर भी उनके साथ था, इसलिए कि वो इब्ने जुबैर के पुराने जानने वाले हैं। फिर वो इब्ने जुबैर के साथ यहाँ से चले गए। मेरे ख्याल में उसकी वहां उन दोनों ने क़याम किया होगा। मास चौंकी और अपने बाप को मुखातब करके कहने लगी, बाबा, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो क्या मैं मंजर बिन जुबैर के यहाँ जाके उनसे मिल लूं? काब बिन आमिर मुस्कुराया और कहने लगा, बेटी, इस सिलसिले में तुम्हें मुझसे इजाजत देने की क्या जरूरत है? जाओ मिल लो। वो मिल्लत के ऐसे मुजाहिद हैं जिनसे मुलाकात करना वाकई एक सआदत है। माँ शायद देर नहीं करना चाहती थी। अपने बाप के इन अल्फाज का कोई जवाब ना दिया, बड़ी तेजी से मुड़ी और फिर सहन में आकर वो भागते हुए अस्तबल में जा रही थी। उसकी बड़ी बहन नाबिल उसके पीछे पीछे थी। एक तरफ से बिसीत भी वहां आ गया। उसने जल्दी जल्दी घोड़ों पर जेल डाली, फिर तीनों घोड़ों पर सवार हुए और हवेली से निकल गए। चरवाहा मंजर बिन जुबैर हस्बे मामूल कोहिस्तानी सिलसिले पर खड़ा था और नीचे उसका रेवड़ चल रहा था कि बस्ती की जानिब से माज, नाबिल और बिसीत तीनों अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए आए। कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर वो चढ़े। इब्ने जुबैर के करीब आकर माज अपने घोड़े से उतरी। उसकी तरफ देखते हुए नाबिल और बिसीत भी घोड़ों से उतर गए। फिर माज तेजी से मंजर बिन जुबैर के करीब आई और उसे मुखातब करके कहने लगी, अब मुझे बताया गया कि हस्पानिया में मोहतरम खैरुद्दीन बारबरूसा के साथी हसन करसू और काकाद आए थे और उन्होंने आपके यहाँ क़याम किया था। हम तीनों अभी आपके घर से होकर आ रहे हैं। वहां से पता चला कि वो आपके साथ घर से जा चुके हैं। क्या आप बताएंगे कि वो किधर गए हैं? उनकी मंजिल क्या है? बड़े प्यार और शफकत में
मंजर बिन जुबैर ने माज की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरी बेटी, हस्पानिया के जो मजलूम और सितम रसीदा लोग तुम्हारे बाप और अदनानी कबीले के सरदार साद बिन सलामा की तकूदूद से समुंदर के किनारे माहीगीरों की बस्ती में जमा हुए थे, हसन करसो और काकाब उन्हीं मुसलमानों को हस्पानिया से निकाल ले जाने के लिए आए थे। उन्होंने वाकई रात में मेरे यहाँ बसर की थी, लेकिन सुबह सवेरे अंधेरे मुंह ही मेरे वहां से चले गए। दोनों ने खाना भी नहीं खाया। वो साहिल की तरफ गए थे, इसलिए कि उन्होंने वहां से मुसलमानों को निकालकर अफ्रीका की तरफ रवाना होना है। इससे आगे माज ने कुछ ना पूछा। एकदम जुस्त लगाने के अंदाज में वो अपने घोड़े पर सवार हुई। फिर मंजर बिन जुबैर को मुखातब करके कहने लगी, हम तीनों साहिल की तरफ जाते हैं। हो सकता है अभी तक उन्होंने वही क़याम किया हो और हमारी उनसे मुलाकात हो जाए। नाबिल और बिसीर भी अपने घोड़ों पर सवार हुए और फिर तीनों अपने घोड़ों को एड़ लगाते हुए कोहिस्तानी सिलसिले से उतरकर साहिल का रुख कर रहे थे। तीनों अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए साहिल पर मल्लाहों और माहीगीरों की झोपड़ी नुमा बस्ती में दाखिल हुए थे। साहिल पर जाकर माज अपने घोड़े से उतर गई। उसकी तरफ देखते हुए नाबिल और बिसीर भी अपने घोड़ों से उतर चुके थे। फिर जो पहला शख्स सामने आया उसे मुखातब करते हुए माज ने कहना शुरू किया, मेरे मोहतरम, मैं कहतानी कबीले के सरदार काब बिन आमिर की बेटी हूँ। उस शख्स ने माज को अपनी बात मुकम्मल न करने दी। हल्की हल्की मुस्कुराहट में कहने लगा, बेटी, तुम्हें तारुफ करवाने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारा नाम माज है। तुम्हारे पीछे तुम्हारी बड़ी बहन दोनों काब बिन आमिर की बेटियां हो और तुम्हारे साथ जो तुम्हारा मुहाफिज है उसका नाम बसीत है। पूछो क्या पूछना चाहती हूँ। माज के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि हस्पानिया के सितमज़दा और मजलूम लोग जो यहाँ इसलिए जमा हुए थे कि अफ्रीका की तरफ चले जाए, उनका क्या हुआ? अफ्रीका से कुछ लोग उन्हें लेने आए थे, क्या अभी तक उन्होंने यही क़याम किया हुआ है या वो कूच कर चुके हैं? उस शख्स ने बड़े गौर से माज की तरफ देखा, फिर कहने लगा, बेटी, तुम तीनों देर से यहाँ पहुंचे। वो तो कब के यहाँ से कूच कर चुके हैं। इसके साथ ही वो बूढ़ा वहां से हट गया था। उसके इन अल्फाज पर बेचारी माज की हालत कुछ इस तरह हो गई थी जैसे उसके शरियानों में मायूसी की लहरें भर दी गई हो। आंसू की नमी आहों का कुर्ब उसके मुकद्दर और बख्त में लिख दिया गया हो। उस सीने से चेहरे पर शिकस्तों का गुबार लपेटा अजाब कुर्बनुमा हो गया था। फिर वो अजीब सी हालत में समुद्र की तरफ देखने लगी थी। उस सीने बेसदा समुद्र का सीना दूर तक खाली और नीला था। सिर्फ मौत का रक्स करती वक्त की धारों को दौड़ाती लहरें एक बहरानी कैफियत में साहिल की तरफ आई थी और अपना सर टकराते हुए फिर वो लौट जाती थी। माज थोड़ी देर तक अजीब से दर्द और कर्ब में दूर तक फैले बेकरार समुद्र के सीने को देखती रही। फिर वो रोती हुई आवाज में अपने आप को मुखातब करते हुए कह रही थी, काश अज़ल का कोई शाहिद ये राज फाश कर दे कि कौम की अजमत के मुहाफिज कहाँ से नमूदार होते हैं और किधर किरणों की झिलमल की तरह रूपोश हो जाते हैं। काश फितरत का कोई राज दान ही ये राज खोल दे कि मिल्लत के आइनों की जोहर निगहबान किन सरजमीनों से नमूदार होते हैं और कहाँ धुंधलाती धांधली मचाती कैफ उड़ाती मौजों की तरह चले जाते हैं। इससे आगे माज की आवाज डूब गई थी। आंखों से चंद कतरे आंसुओं के गिरे जो उसके दामन से फिसलते हुए साहिल की रेत में जज्ब हो गए थे। अपने सर पर बांधे रुमाल से उसने अपने आंसू पोंछ लिए। मुड़ी उसके पीछे उसकी बहन नाबिल और बिसित खड़े थे। सर झुकाए वो चुपचाप उनकी तरफ हो ली थी। नाबिल और बिसित के पास आने तक माज ने अपने आप को काफी संभाल लिया था। आगे बढ़कर उसने अपने घोड़े की बात पकड़ी और अपनी बहन नाबिल की तरफ देखे बगैर उसे मुखातब किया, आप ही चले, पहले जाबिर बिन मुगीज के पास चलते हैं, फिर वापस जाते हैं। बिसित के पास उनका खाना भी है, ये भी उन तक पहुंचाना है। नाबिल अभी तक चुप थी, बड़े गौर और बड़े इन्हिनात से उसकी तरफ देखी जा रही थी कि माज जब अपने घोड़े की बाग पकड़कर एक तरफ हो ली, तब नाबिल और बिसित भी दोनों अपने घोड़ों की बागें थामे उसके साथ हो लिए थे। तीनों हसन करसू के दादा जाबिर बिन मुगीज के झोपड़े के बाहर रुक गए। बिसित तीनों घोड़ों के पास खड़ा रहा, जबकि उसने खाने की कटरी लेकर माज झोपड़ी में दाखिल हुई। नाबिल उसके पीछे पीछे थी। बूढ़ा जाबिर बिन मुगीज उस वक्त चटाई पर बैठा न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। माज को देखते हुए चौंका, फिर बड़ी खुशी तबीयत का इजहार करते हुए कहने लगा, आओ मेरी बेटी, अब मेरे कान में, मेरी समात में तुमसे इस कदर मायूस हो चुकी हो कि मेरी बच्ची तुम दोनों बहनें नहीं आती हो तो दिल में एक इस्तिराब सा उठ खड़ा होता है। आओ दोनों मेरे करीब आकर बैठो। माज बिन जाबिर
معاذ جابر بن مغیث کے ایک طرف اور دوسری طرف نابل بیٹھ گئی تھی۔ کھانے کی کھٹری معاذ نے ایک طرف رکھ دی اور کہنے لگی، بابا یہ آپ کا کھانا رکھا ہے، اب یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ کا پوتا حسن کرسو آپ کے پاس آیا تھا؟ معاذ کے ان الفاظ پر جابر بن مغیث کی حالت ایک دم بدل گئی تھی، چہرے پر اداسی بکھر گئی تھی، آنکھوں کے اندر افسردگی اور پریشانیوں کی آندھیاں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر تک گردن جھکائے سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، میری بچی وہ افریقہ سے اس ساحل پر آیا ضرور تھا، پر بگولے کی طرح آیا اور طوفان کی طرح چلا گیا۔ وہ میرے پاس آتا بھی کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس وقت تک اسے اپنے پاس آنے کے لیے روکا رکھا ہے جب تک وہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کر لیتا۔ جابر بن مغیث کی طرف دیکھتے ہوئے معاذ رو دینے والے انداز میں کہنے لگی، بابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو اپنا پوتا یاد نہیں آتا؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ آپ کا پوتا ملت اسلامیہ کا ایک رجل عظیم ہے، خیر الدین بارگروسک کا دست راز ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ آج وہ یہاں سے کئی مظلوم ستم رسیدہ مسلمانوں کو لے کر افریقہ کی پرامن فضاؤں کی طرف گیا ہے۔ جابر بن مغیث تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، گردن جھکائے مغموم اور افسردہ بیٹھا رہا، پھر کسی قدر رکی ہوئی آواز میں وہ کہہ رہا تھا، میں اسے اپنے پاس رکھ کر منجدم پتھر اور چٹان کی طرح نہیں بننا چاہتا۔ میں شروع سے چاہتا تھا کہ میرا پوتا اپنی قوم کی بہتری کے لیے بے-تاب موجوں ملت اسلامیہ کی فلاح کے لیے سیلاب ثابت ہو۔ میرے لیے اس وقت سب سے بڑی یہی سعادت ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کی خدمت کرنے والے ایسے لوگوں میں جا شامل ہوا ہے جو احساس کا وہ بے کنارہ دشت ہے جس کے اندر لاکھوں سمندر بھی غرق ہو جائے۔ بیٹی میں بوڑھا ہوں، میں جانتا ہوں اس بڑھاپے میں مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے اور ہوگی، لیکن میں اپنے پوتے کو اپنے بغل کی بیساکھی میں بنا کر زیت کی خوشنما نشاط اور خود پرستی کا عاشق نہیں بنانا چاہتا۔ میں شروع سے چاہتا تھا کہ میرا پوتا اسلام دشمنی قوتوں کے لیے موت کا شب خون مارنے والا قیامت کا لمحہ ثابت ہو اور قوم کے دشمنوں کی خباثتوں کی گہرائیوں کو کھنگال دینے والا بحر کا آتش فشاں بن کر نمودار ہو۔ میں خوش ہوں کہ میں جو چاہتا تھا وہی میرا پوتا ثابت ہوا۔ وہ خیر الدین بارگروسا کے سرگردہ ساتھیوں میں سے ہے اور اس کا ایسا ہونا میرے لیے ایک سعادت اور میرے لیے فخر کا ایک نشان ہے۔ جابر بن مغیث جب خاموش ہوا تو معاذ نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، تو کیا آپ نے جان بوجھ کر یہ شرط لگائی ہے کہ جب تک وہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کر لیتا اس وقت تک نہ آئے؟ اگر وہ آئے گا تو آپ لوہے کی گرم سلاخ سے اسے داغ دیں گے۔ جواب میں جابر بن مغیث نے دکھ اور آہوں کی بھرا لمبا سانس لیا اور کہنے لگا، بیٹی تیرا اندازہ درست ہے، اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ اپنی راہ سے بھٹک جاتا، میرے پاس پڑا رہتا، جبکہ میں نے اسے دھمکی آمیز انداز میں اپنے پاس آنے کے لیے منع کر دیا ہے۔ تو اپنی ساری توجہ، اپنی ساری توانائی کو خیر الدین بارگروسا کے ساتھ کام کرتے ہوئے اپنی قوم کی فلاح اور ملت کی خدمت کے فرائض انجام دے گا، اور یہی میری زندگی کا مقصد، یہی میری زیت کا آدرش ہے، یہی میری زیت کا آدرش ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جابر بن مغیث لمحے بھر کے لیے خاموش رہا، کچھ دیر غور سے معاذ کی طرف دیکھتا رہا، پھر رازدارانہ سے انداز میں اسے مخاطب کیا، پر بیٹی یہ تو بتاؤ، اس قدر دلچسپی، اس قدر کھوج، اس قدر جستجو سے حسن کرسو سے متعلق کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا اس سے قبل تو سے مل چکی ہے؟ تیری اس سے ملاقات ہو چکی ہے؟ معاذ کی گردن جھک گئی، منہ سے کچھ نہ بولی، نفی میں گردن جھکا دی تھی۔ جابر بن مغیث نے پھر اسے مخاطب کیا، جب تو نے اسے دیکھا ہی نہیں، اس سے ابھی تک ملی ہی نہیں ہو، پھر تمہاری اس قدر دلچسپی کیسے؟ کیا تو اس سمندری چھلاوے، اس بحری حویلے کو پسند تو نہیں کرنے لگی؟ معاذ رو دینے والی ہو رہی تھی، کچھ دیر تک ہونٹ کاٹتی رہی۔ جابر بن مغیث کے سوال کا اس نے کوئی جواب نہ دیا، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، بابا یہ آپ کیا کہے؟ بابا یہ آپ کا کھانا رکھا ہے، کھانا کھا لیجئے گا، میں اب جاتی ہوں۔ اس کے ساتھ وہ بڑی تیزی سے جھوپڑے سے نکلی، نابل بھی اٹھ کر اس کے پیچھے ہو رہی تھی۔ جھوپڑے سے معاذ باہر نکلنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے نابل نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا اور کھینچا، پھر انتہائی ہمدردی اور پیار میں معاذ کو مخاطب کیا، معاذ میری بہن، گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو سوال جابر بن مغیث نے کیا تھا تم نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ جواب میں معاذ اپنا بازو چھڑایا، نہ اپنی بڑی بہن نابل کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھتی رہی اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے نابل نے پھر پوچھا، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، خاموش رہنے کے لیے نہیں کہا،
मैं तुम्हारी जुबान से कुछ सुनना चाहती हूँ। देखो, अगर तुम हसन करसू को पसंद करती हो, उसे अपनी जिंदगी का महवर बनाना चाहती हो, उससे मोहब्बत करने लगी हो, तो उसका इजहार करने से हिचकिचाते और शर्माती क्यों हो? कहो, क्या मामला है? मास की गर्दन झुकी रही, जमीन की तरफ देखती रही, फिर धीमे से लहजे में कहने लगी, मेरी बहन, मैं नहीं जानती मोहब्बत क्या होती है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि शायद मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। इसके साथ ही अपना बाजू छुड़ाकर मास अपने घोड़े की तरफ हो रही थी। नाबिल भी चुपचाप उसके पीछे आगे बढ़ी। फिर तीनों घोड़ों पर सवार हुए और उन्हें सर पर दौड़ाते हुए वो वापस जा रहे थे। खैरुद्दीन बार बुरूसा समुद्र के किनारे साहिल की रेत पर बैठा हुआ था कि एक तरफ से हसन करसू, सालेह काका, सनान, हसन आगा और उसके दूसरे अहम सालार एक गिरोह की शक्ल में बार बुरूसा के करीब आ खड़े हुए। कबल इसके कि उनमें से कोई मुखातब करके खैरुद्दीन बार बुरूसा से कुछ कहता, खैरुद्दीन ने हाथ के इशारे से उन सब को अपने सामने बैठने के लिए कहा। जब वो सब उसके सामने बैठ गए तब खैरुद्दीन ने उन्हें मुखातब किया। अब तुम सबके जहन मुझसे ये सवाल कर रहे होंगे कि मैंने तुम सबको यूं इकट्ठे किस लिए बुलाया है। अजीज साथियों, इससे पहले मैंने जो लाए अमल तैयार किया था वो ये था कि हम ट्यूनिस पर हमलावर होंगे और ट्यूनिस पर कब्जा करने के बाद अपनी बहरी कुव्वत को मुस्तहकम करेंगे। लेकिन अब मैं अपने इस मंसूबे में तब्दीली करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद मगरिब से हमारे कुछ इत्तलागर आए हैं। उनका कहना है कि जब हमने जजीरा पिनून में डान मार्टन की कुव्वत पर जर्ब लगाई थी और जजीरे में जिस कदर उनके जखायर थे वो सिमट कर चल दिए, तो उसी रात अफ्रीका में हस्पानियों का हुक्मरान सालार मोनकीट अपने बहरी बेड़े के हिस्से के साथ वहां पहुंचा था। मोनकीट के मशवरे पर डान मार्टन ने अपने तेज रफ्तार कासिद हस्पानिया भिजवाए और अपने शहंशाह से रसद और कमक तलब की है। ताहम उन्होंने अपने शहंशाह पर यह इंकिशाफ नहीं किया कि अफ्रीका के वो इलाके जो पहले हमारे कब्जे में थे और उन्होंने छीन लिए थे, उन पर हमने दोबारा कब्जा कर लिया है। जब डान मार्टन ने अपने शहंशाह चार्ल्स से मदद मांगी है तो याद रखना, चार्ल्स वक्त जाए के बगैर न सिर्फ एक के खुराक और हथियारों के जखायर भिजवाएगा बल्कि अपने बहरी बेड़े का एक हिस्सा और अनगिनत जंगजू भी रवाना करेगा ताकि हर मुसलमान कुव्वत को अफ्रीका में दबा कर रखा जा सके। दूसरी तरफ मैं भी किसी सूरत पसंद नहीं करूंगा कि हस्पानिया का शहंशाह चार्ल्स अफ्रीका में अपनी ताकत और कुव्वत को इस कदर मजबूत कर ले कि आने वाले दौर में वो हमारे लिए ही फसील साबित हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जब तक हस्पानिया से जजीरा पिनून वाले नसरानियों को मदद और कुव्वत पहुंचेंगी, दूसरी तरफ मैं भी किसी सूरत पसंद नहीं करूंगा कि हस्पानिया का शहंशाह चार्ल्स अफ्रीका में अपनी ताकत और कुव्वत को इस कदर मजबूत कर ले कि आने वाले दौर में वो हमारे लिए आईनी फसील साबित हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जब तक हस्पानिया से जजीरे पिनून वाले नसरानियों को मदद और कुव्वत पहुंचेगी, उस वक्त तक मैं उस जजीरे की शक्ल और हैयत ही बदल कर रख दूंगा। जजीरे पर हमलावर होने का हमारा क्या तरीकाकार होगा और हमने क्या करना है, फिलहाल इसकी तफसील मैं तुमसे किसी से भी नहीं कहूंगा। इतना कहूंगा कि किसी रात इशा के बाद हम अपनी मुहिम की इब्तिदा करेंगे। पिनून पहुंचकर बताऊंगा कि हमने जजीरे पर किस तरह हमलावर होना है, दुश्मन से निपटने के लिए क्या तरीकाकार इस्तेमाल किया जाए, जजीरे की शक्ल सूरत और हैयत तब्दील की जाए। अब तुम सब अपनी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लो, इशा के बाद यहाँ से कोच किया जाएगा। अपने जहनों में ये बात भी रखना कि ये मुहिम हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। 1-2 रोज तक हस्पानिया से इस जजीरे के लिए कमक पहुंचने वाली है, बल्कि सामान्य हर्ब ज़र्ब के जखायर भी रसद के सामान के साथ इस जजीरे में जखीरा करने के लिए आ रहे हैं। जिस रोज ये सारी चीजें जजीरे पिनून में पहुंच जाएगी, खुदावंद को मंजूर हुआ तो उसी रोज हम जजीरे पर हमला करेंगे। हस्पानिया का वो जहाज जो जजीरे पिनून के लिए रसद और हर्ब ज़र्ब का सामान लेकर आएंगे, उन जहाजों पर भी हम कब्जा कर लेंगे। इस तरह हमारी बहरी बेड़े की ताकत और तादाद भी काफी बढ़ जाएगी। अब तुम लोग उठो, अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दो। आज रात के वक्त कोच किया जाएगा। हमारे कुछ मुखबिर जजीरे पिनून के इर्द गिर्द मंडलाते रहेंगे और जब वो हमें ये खबर देंगे कि हस्पानिया से आने वाले सारा सामान जजीरा पिनून पहुंच गया है, तो हम उसी वक्त जजीरे पर हमलावर हो जाएंगे। उस वक्त तक हम भी जजीरे के अतराफ में समुद्र के अंदर मंडलाते रहेंगे। उसके साथ ही खैरुद्दीन बार बुरूसा और उसके साथी भी वहां से हटकर अपनी कोच की तैयारियां करने लगे थे। खैरुद्दीन बार बुरूसा अपने साथियों के साथ 2 दिन तक समुद्र के अंदर सरगर्दा रहा। उसके बाद आधी रात के करीब वो बेरोक तूफानों या उसके दम बचाते भंवर और गैज़ो गज़ब की धारों की तरह जजीरे पिनून की तरफ बढ़ा था, इसलिए कि उसके तिलियागरों ने इत्तला कर दी थी कि हस्पानिया से जिस कदर सामान आना था वो जजीरे पिनून पहुंच चुका है।
खैरुद्दीन को इसी खबर का इंतजार था। आधी रात के करीब वो अपनी बहरी बेड़े के साथ जजीरा पिनून के साहिल पर लंगर अंदाज हुआ। सबसे पहले उसने हिस्पानिया से आने वाले जहाज़ों पर कब्जा किया। उनके अंदर जो मल्लाह सो रहे थे उनका खात्मा कर दिया गया। फिर खैरुद्दीन बारबरूसा ने जजीरा पिनून के मुहाफिजों पर खतरनाक हमला किया। जजीरा पिनून के अंदर पहले भी एक लश्कर था और अब हिस्पानिया से कमक पहुंच गई थी, लिहाजा वहां हिस्पानिया वालों की खासी ताकत थी। लेकिन खैरुद्दीन बारबरूसा का हमला ऐसा अचानक था कि उन्हें संभलने का वक्त लगा। ताहम जजीरा पिनून का हिस्पानवी सालार और कमांडर डॉन मार्टन संभल गया और मुसलमानों के खिलाफ उसने जवाबी कार्रवाई करना शुरू की। लेकिन बारबरूसा के तेज हमलों के सामने उसकी हर कोशिश, उसका हर जतन नाकाम साबित हुआ। रात की गहरी तारीकी में आसमान पर चमकते सितारों ने देखा। खैरुद्दीन बारबरूसा और उसके साथियों के हमलों में निगाहों फिक्र की रिफात जैसी शादाबी, उजालों की ज़मरा खेजी जैसी बेबाकी थी। वो साहिलों के नकीब, आंधियों की महरूम और तूफानों की तिलातिम बनकर जजीरा पिनून में अपने सामने आने वाले दुश्मन के हर लश्करी को खून का गुसूल देते चले गए थे। खैरुद्दीन बारबरूसा और उसके साथियों के हमले से ऐसा लगता था जैसे वो खाक को तूफान पर सवार करने, सूरज पर चिराग को हंसाने, गुबार को पर्वतों से टकराने और जुल्मतों की खलीज को सितारों का लिबास पहनाने के लिए पैदा किए गए हों। काफी देर तक जजीरा पिनून में हौलनाक जंग जारी रही। खैरुद्दीन बारबरूसा और उसके साथी रातों की बिसात लेने वाले जंगजू अक़वाम की तकदीर बदलने वाली बहर की हिचान खेजियों की तरह आखिरकार जजीरे के अंदर हिस्पानियों के लश्कर पर गालिब आते दिखाई दिए। जजीरा पिनून में जो हिस्पानवी थे, जब उन्होंने देखा कि उनके लश्कर की ज्यादा तादाद को हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया है और रात की तारीकी में जंग इस तरह जारी रही, तो जजीरा पिनून में जिस कदर हिस्पानवी है उनका मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया जाएगा। तब उन्होंने हमलावर खैरुद्दीन बारबरूसा के सामने हथियार डाल दिए थे और अमान के तालिब हुए थे। जजीरे के अंदर जिस कदर हिस्पानिया के जंगजू थे, जजीरे के अंदर जिस कदर हिस्पानिया के जंगजू थे, सबको निहत्था करके गिरफ्तार कर लिया गया। जजीरे के अंदर जो मजबूत और मुस्तहकम किला था, उसके अंदर सामान हर्ब व ज़र्ब के अलावा रसद का सामान भी रख दिया गया था। इस किले की फसीलों को गिराकर खैरुद्दीन बारबरूसा ने तहस नहस कर दिया। जजीरे के अतराफ में उसने अपने तिलाघरों की छोटी छोटी दस्ती कश्तियों के अंदर फैला दिए थे, ताकि कोई भी कश्ती या जहाज हिस्पानिया से या अफ्रीका के साहिल से जजीरे की तरफ न आने पाए। इस सारे काम से फरागत पाने के बाद खैरुद्दीन बारबरूसा ने जजीरे के अंदर जिस कदर हिस्पानवी कैदी बनाए गए थे, उन्हें एक जगह जमा किया गया। फसीलों और किले को गिराकर जो मलबे जजीरे में जमा हुआ था, उसे काम में लाया गया। उसी मलबे को समुद्र के अंदर फेंका जाने लगा। इस तरह उस मलबे से खैरुद्दीन बारबरूसा ने समुद्र के अंदर दूर तक एक अलामती दीवार से बना दी थी। इस तरह उस दीवार की वजह से जजीरे अफ्रीका का साहिल मजीद करीब हो गया था। जजीरे की शक्ल सूरत और हैयत बदलने के बाद वो बहरी जहाज जो हिस्पानिया से सामान लेकर आए थे, उन्हें खैरुद्दीन ने अपने बहरी बेड़े में शामिल कर लिया। इतनी देर तक अलजाइर में जो मोनकीट नाम का हिस्पानवी हुक्मरान और सालार था, उसे खबर हो गई कि बारबरूसा ने जजीरे पिनून पर हमलावर होकर हिस्पानिया वालों को नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा उसने एक बेड़ा जजीरे पिनून में हिस्पानियों की मदद के लिए रवाना किया। लेकिन उसी बहरी बेड़े की जो हालत खैरुद्दीन बारबरूसा ने की, इस हालत पर अफ्रीका के साहिलों के लोग एक अरसे तक मजाक उड़ाते रहे। हुआ यूं कि जब जजीरे के मुहसिरीन की कमक लेके हिस्पानवी बेड़ा जजीरे पिनून पहुंचा, तो वह हैरान परेशान रह गए, इसलिए कि खैरुद्दीन बारबरूसा ने जजीरे की शक्ल सूरत और हैयत बिल्कुल बदल दी थी और जजीरे को पहचान ना पाए। जजीरे के अंदर जो मजबूत और मुस्तहकम किला था, उसका अब नाम निशान ना था। खैरुद्दीन बारबरूसा ने समुद्र के अंदर जो दीवार बनाई थी, उसको देखकर वो दंग रह गए। हिस्पानवी बेड़ा जो महसूरीन की तलाश में उस दीवार के करीब अंदर घुस आया, तब खैरुद्दीन बारबरूसा ने अपने बहरी बेड़े के साथ हिस्पानवी बेड़े को चारों तरफ से घेर लिया। समुद्र के अंदर थोड़ी देर के लिए हौलनाक जंग हुई, जिसके नतीजे में खैरुद्दीन बारबरूसा गालिब रहा। जहाजों के अंदर जिस कदर हिस्पानवी थे, उनमें से अक्सर को मौत के घाट उतार दिया गया, बाकियों को
चीयू चलाने के लिए कैदी बना लिया गया। हस्पानवी बेड़े का जो कप्तान था वो भी कैदियों में शामिल कर लिया गया था। ऐसा करने के बाद बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ बारबरूसा अलजायर के साहिल की तरफ बढ़ा। वहां मजीद इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया और वहां अपना एक मजबूत और मुस्तहकम मुस्तकिल बनाने का इरादा किया। हस्पानिया का बादशाह चार्ल्स किसी सूरत पसंद नहीं करता था कि खैरुद्दीन बारबरूसा जैसी बहरी कुव्वत अलजायर को अपना मिस्किन बनाए, क्योंकि वहां से अबनाए जबल तारिक बहुत करीब था और फिर वहां से होकर नई दुनिया के खजाने स्पेन तक आते थे। खैरुद्दीन बारबरूसा खजाने लाने वाले जहाज़ों पर हमलावर हो सकता था और फिर हस्पानिया का साहिल भी वहां से नजदीक था, लेकिन बारबरूसा भी वहां से हटने वाला नहीं था। उसको अलजायर का वो साहिल बड़ा पसंद आया जो सूरज से चमकती हुई पहाड़ों पर फैला हुआ था और जिसकी हिफाजत के लिए मजबूत फसीलें थी। अपनी रिहाइश के लिए उसने अलजायर के पुराने बादशाहों का एक महल पसंद किया जिसके अंदर खजूरों का एक बहुत बड़ा बाग था, जो खैरुद्दीन बारबरूसा को बड़ा पसंद आया। उस महल ने भी उस जाबाज मल्लाह का दिल मोह ले लिया था। अलजायर के इन नए इलाकों पर कब्जा करने के बाद बारबरूसा ने वहां अरबों को आबाद किया जिन्हें वह हस्पानिया से निकाल कर लाया था। वहां उसने चारों तरफ मेहनती शीशे और बहुत से आहीनगिरों के महल आबाद किए। उनकी मदद से उसने बंदरगाह पर भट्टियां और गूदियां बनवाई। दरअसल अफ्रीका के साहिल पर अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बारबरूसा वहां एक नया स्पेन आबाद करना चाहता था। अलजायर के वसी इलाकों पर बारबरूसा का कब्जा करना हस्पानिया के शहंशाह चार्ल्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। जहां पहले हस्पानिया वालों के पास अफ्रीका का वसी हिस्सा था, वहां अब उनके मकबूजा जात खैरुद्दीन बारबरूसा के सामने सिमटने लगे थे। खैरुद्दीन बारबरूसा का समुद्र के अंदर मुकाबला करने के लिए स्पेन का शहंशाह चार्ल्स ने एक बेहतरीन और इंतहाई तजुर्बाकार अमीर बहर का इंतखाब किया और उसका नाम अंद्रिया दुरिया था। ये शख्स चिलिया का बाशिंदा था, बहरी जंग का बेहतरीन तजुर्बा रखता था। चार्ल्स ने एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा तैयार किया। वो बेड़ा उसने अंद्रिया दुरिया की कमांडरी में दिया और उसे हुक्म दिया कि बारबरूसा को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके उसकी खिदमत में पेश करे। दूसरी जानिब तुर्क सल्तनत में भी एक तब्दीली आ चुकी थी। सुल्तान सलीम फौत हो चुका था और उसके बाद उसका बेटा सुल्तान सुलेमान तुर्कों का हुक्मरान बना था। सुल्तान सुलेमान को भी तेजी से बदलते हुए हालात की इत्तला उसके तिला गर्द कर रहे थे। सुल्तान को जब खबर हुई कि यूरोप की ताकतें तुर्कों का मुकाबला नहीं कर सकती, लिहाजा उन्होंने अपनी बहरी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया था ताकि समुद्र में मुसलमानों पर गलबा हासिल करके अपने लिए खुशकी में भी फवायद हासिल करें। इन हालात में सुल्तान सुलेमान ने तेज रफ्तार कासिद बारबरूसा की तरफ भिजवाए और उसे कुस्तुनतुनिया तलब किया। सुल्तान सुलेमान का हुक्म मिलने के बाद अफ्रीका में उसने अपने इलाकों पर अपने कुछ लश्करी मुतय्यन किए। उसके बाद उसने सुल्तान सुलेमान की खिदमत में हाजिर होने के लिए कूच किया। कुस्तुनतुनिया जाने के लिए उसने अजीब व गरीब रास्ते का इंतखाब किया। इस गैर मामूली ज़ियानत रखने वाले अमीर बहर ने पहले शुमाल का रुख किया और एक हस्पानवी जजीरे पर आंधी और तूफान की तरह हमलावर हुआ। जजीरे में जिस कदर हस्पानवी थे उन्हें उसने मौत के घाट उतार दिया। जजीरे में जिस कदर माल असबाब था और जहाज़ों पर लाद कर वहां से चलता बना। उसके बाद उसने जुनूब मशरिक की तरफ रुख किया, इसलिए कि समुद्र के अंदर उसके सरगर्दा मल्लाहों ने खबर कर दी थी कि चिलियों वालों के कुछ जहाज गल्ला और अनाज ले जा रहे हैं। लिहाजा खैरुद्दीन उनकी तरफ बढ़ा और चिलिया के जहाज़ों पर हमलावर हुआ। सारे गल्ले और अनाज पर उसने कब्जा कर लिया और उसके बहरी काफिले को भी गिरफ्तार करके अपने बहरी बेड़े में शामिल कर लिया। फिर उसने जजीरे माल्टा के अतराफ में चक्कर काटा। माल्टा की नाइट जो इंतहाई खतरनाक और नाकाबिल तस्खीर ख्याल किए जाते थे, उन्हें जरूरत न हुई कि वो आंख उठाकर भी खैरुद्दीन बारबरूसा की तरफ देख सके। इस दौरान खैरुद्दीन बारबरूसा को एक और अच्छा एक साथी और एक लीडर कमांडर और एक नायाब कप्तान भी मिल गया था और उसका नाम तुर्गुत था। यूरोप वाले उसे ज्यादातर दरागुत के नाम से जानते थे। यह अनातोलिया का रहने वाला था, पहले पहलवान था। इस पेशे से उसने खूब पैसा भी कमाया। उससे एक छोटी सी कश्ती खरीदी। उसके बाद अपने साथियों में इजाफा करते हुए उसने भी हस्पानिया से मजलूम और जुल्म रसीदा मुसलमानों को निकालने का काम शुरू कर दिया था। जज़ीरे पिनुन पर कब्जा करने के बाद जब खैरुद्दीन बारबरूसा ने मगरिब की तरफ से एक लंबा कावा काटा
तो उस दौरान दरागोत अपने सारे साथियों के साथ खैरुद्दीन बारबरूसा से आ मिला था। इस तरह खैरुद्दीन बारबरूसा की बहरी ताकत और कुव्वत में इजाफा हुआ था और उसे एक निडर कप्तान भी मिल गया था। मौरखीन का कहना है कि तुर्गुत इंतहाई दिलेर और निडर था और इसलिए इन मौके पर भी उसे ज्यादा कामयाबी हुई थी जब उसके पास थोड़ी सी जहाज भी होते थे और वो तनहा चंद जहाजों की कमांडरी करते हुए दुश्मन को शिकस्त देने का हुनर जानता था। बहरहाल माल्टा का चक्कर काटते हुए खैरुद्दीन बारबरूसा जब आगे बढ़ा तो उसे खबर हुई कि हिस्पानिया के शहंशाह चार्ल्स ने अपने अमीर बहर इंद्रिया दुरिया को खैरुद्दीन का ताक़ुब करने के लिए भेजा है ताकि वो खैरुद्दीन को उसके लिए गिरफ्तार करे। ये खबर मिलती ही आंधी और तूफान की तरह खैरुद्दीन बारबरूसा अपने साथियों के साथ हरकत में आया और समुद्र के अंदर उस सिमत बड़ा जिस सिम से इंद्रिया दुरिया की असरात थे। इधर जब हिस्पानियाई अमीर बहर इंद्रिया दुरिया को खबर हुई कि समुद्र के अंदर खैरुद्दीन बारबरूसा और उसके कप्तान उसकी तलाशी में निकल खड़े हुए हैं तो एक गुमनाम जजीरे में छुपकर अपने आप को महफूज कर लिया। उसके बाद खैरुद्दीन बारबरूसा ने कुस्तुनतुनिया का रुख किया। किलीपोल के करीब उसने अपने बोसीदा जहाज़ों पर रंग करने का एहतमाम किया। उसके बाद वो कुस्तुनतुनिया में सुल्तान सुलेमान की खिदमत में हाजिर हुआ। जब उसका बहरी बेड़ा कुस्तुनतुनिया के समुद्र में दाखिल हुआ तो अजीब सा समा था। काले जहाज़ों पर झंडे लहरा रहे थे, जहाज़ों से तोपें सलामी दे रही थी और कुस्तुनतुनिया की तरफ आते हुए उन्हें जो चिनुआ और दूसरी दुश्मन कुव्वतों की कश्तियां और जहाज छीने थे वो पीछे पीछे आ रहे थे, सामान से भरे और लदे हुए थे। खैरुद्दीन जब दीवान आम में सुल्तान सुलेमान की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसकी शान आन बान अजीब थी। इसके साथ उस वक्त उसके 18 इंतहाई तजुर्बाकार कप्तान थे और साथ ही माल गनीमत से भरे हुए वो जहाज उसने सुल्तान सुलेमान की खिदमत में पेश किए जो समुद्र के अंदर उसने दुश्मन कुव्वतों से हासिल किए थे। सुल्तान सुलेमान और खैरुद्दीन की मुलाकात भी अजीब और गरीब थी। जमीन के सबसे बड़े ताजीदार सुल्तान सुलेमान के सामने एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसकी दास्तान समुंदर मशहूर थी। सुल्तान सुलेमान ने देखा कि उसका जिस्म भारी था, उसके अंदाज में बेचैनी थी, उसके चेहरे की रंगत तांबे की सी थी, उसकी तराशी हुई दाढ़ी भी कहीं कहीं सफेद बाल थे। सुल्तान सुलेमान ने यह भी देखा कि वो पहलवानों की तरह तनोमंद था, उसकी नाक चोंच की तरह नुकीली थी। सुल्तान सुलेमान को कुछ लोगों ने बताया कि वो दिल का बड़ा नरम है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो बड़ा संगदिल मल्लाह बन जाता है और ये कि उसे पहले ही पता चल जाता है कि उसके खिलाफ तूफान और झक्कड़ किस सिम से उठने वाले हैं। सुल्तान सुलेमान ने उसे अमीर बहर बनाया और पाशा का खिताब दिया और उसके जिम्मे एक काम लगाया कि समुद्र के अंदर यूरोप की बहरी ताकत को शिकस्त देकर अपने साथ मसरूफ रखे ताकि सुल्तान सुलेमान एशिया और यूरोप के अंदर खुशकी की मुहिमों की तरफ अपनी तवज्जो मजबूर करने की पूरी आज़ादी और फरागत हो। मुलाकात के दौरान सुल्तान सुलेमान ने खैरुद्दीन बारबरूसा और उसके साथियों को मरसे तलवारें इनायत की, अपना असलहा साजी का कारखाना उनके सुपुर्द किया और उन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी निगरानी में एक बेहतरीन बहरी बेड़ा तैयार करें। ये हुक्म मिलती ही बारबरूसा की मुस्तैदी और कुव्वत अमली की बदौलत कुस्तुनतुनिया में एक नया बहरी बेड़ा तैयार होने लगा। इस काम में उसके सारे साथी मुस्तैदी के साथ उसका साथ दे रहे थे। पुराने जहाज़ों की मरम्मत होने लगी, नए नए जहाज और कश्तियां बनने लगे और उनके अर्शों पर नए नए कमांडर मुकर्रर होने लगे। तुर्क लश्करियों को मल्लाहों की रस्सियों और बागबानों के इस्तेमाल करके सिखाने जाने लगे। बहुत बड़े पैमाने पर हर्ब और ज़र्ब का सामान तैयार होने लगा। जहाज़ों और कश्तियों के बनाने के लिए सुल्तान सुलेमान ने खैरुद्दीन बारबरूसा और उसके साथियों के लिए लकड़ी के कपड़े, तारकोल, पित्तल की तोपें और तांबे और दूसरी अशिया के ढेर लगा दिए थे। खैरुद्दीन बारबरूसा को सुल्तान सुलेमान ने हर तरह की आसाइश मुहैया की थी। इस तरह खैरुद्दीन बारबरूसा और उसके कप्तानों और साथियों की निगरानी में कुस्तुनतुनिया के अंदर लगभग 84 जहाज बनना शुरू हो गए थे। कुस्तुनतुनिया में क़याम के दौरान खैरुद्दीन बारबरूसा के आवारा गर्द मल्लाहों ने खबर दी कि चंद हफ्तों तक नई दुनिया की तरफ से कुछ जहाज आएंगे जिनके अंदर हिस्पानिया के शहंशाह चार्ल्स के लिए सोना लदा हुआ है। ये खबर यकीनन बारबरूसा के लिए खुशकुन थी, इस लिहाजा उसने अपने जहाज को अलहदा किया। उन जहाज़ों की कमांडरी उसने काकाद और हसन करसू की सुपुर्द की और उन्हें हुक्म दिया कि नई दुनिया से हिस्पानिया सोना लाने वाले जहाज़ों पर हमलावर हो और उनसे हर चीज़ छीन कर अपने कब्जे में कर ले। इस तरह चंद जहाज़ों और कश्तियों को लेकर अपने मुसलह साथियों के साथ हसन करसू और काकाद कुस्तुनतुनिया से मगरबी समुद्र का रुख कर गए थे।